हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम जो करने जा रहे हैं क्लास 10th का NIS वर्ड का पेंटिंग जो है समकालीन भारतीय कला के पुरोगामी कलाकार। अब जो हम बात करेंगे अभी ब्रिटिश समय जो थी, जो 19वीं शताब्दी में थी, 19वीं शताब्दी की बात की गई है, उस समय के बारे में हम बात करेंगे कि इसमें क्या थी। देखिए, देखते हैं क्या है इसमें। कहते हैं 19वीं शताब्दी के आरंभ में ब्रिटिश राज को प्रभाव के कारण भारतीय कला का हर्ष शुरू हो गया था, जो स्पष्ट रूप से परिशीलित थी। ठीक है। दस्तकाली तथा विभिन्न चित्रों के तकनीकों व लघु चित्रकला जो की कला के इतिहास में अद्वितीय मानी जाती है। इसमें कहा जाए तो लघु चित्र जो थी वो काफ़ी समय देखी गई है। ठीक है, उनका लगभग लोप हो गया। जो पहले लघु चित्र हुआ करता था वो लोप होती चली गई धीरे धीरे। लघु चित्रों को तो यूरोपियन तैलीय चित्रों को समाप्त कर दिया था। शताब्दी अंत होते होते पारंपरिक भारतीय चित्रकला फीकी पड़ने लग गई। जो भारतीय कला थी वो फीकी पड़ने लग गई। यही समय था जब भारतीय कलाकारों ने अपनी मातृकला को सकारात्मक सोच से देखना शुरू कर दिया तथा यूरोपीय पूर्व ब्रिटिश राज्य के शासन कला के आगे बढ़ाने का प्रयास भी उन्होंने किया। देखिए दोस्तों, इसमें पता है क्या कहना चाहता है कि जो पुराने कला थी वो उन्होंने छोड़ दिया और जो भारतीय कला था वो ख़त्म होने लगा। फिर इसका जो है जो लोगों ने इसका जो उठा लिया था वो भारतीय कलाकारों ने उठा लिया था। और भारतीय कलाकारों को लगा कि शायद हमारा कला ख़त्म हो जाएगी, तो इन्होंने अपने ऊपर लिया और अपने ऊपर उन्होंने क्या किया, इस कलाओं का विकास में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने कंधों पर उठा लिया अपनी भारतीय कला को और इन्होंने क्या किया, इसमें बहुत ही निखारने की कोशिश किया, बहुत ही इन्होंने अच्छा करने की कोशिश किया। क्योंकि लघु चित्र जो हुआ करती थी पुराने टाइम में थी और आगे टाइम में इसकी आगे नहीं प्रगति कर पाई। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा चैप्टर की रिगार्डिंग बात थी। अब मैं एक जनरल बात बताना चाहूँगा कि कभी भी आप मेरा वीडियो देखते हो तो ये वीडियो पूरा देखा कीजिए। ठीक है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरा इससे कुछ भी फायदा हो, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। अगर आप पूरा वीडियो देखिएगा तो इससे ये होगा कि आपकी सारी बातें समझ में आएगी। मेरा तो विचार ये है कि अगर आप इसको 2-3 बार वीडियो देख लेते हो, अगर समझ के आधा घंटा ही देख लेते हो तो 100% है इसकी हर एक बात चैप्टर की आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जब सब चैप्टर समझ में आ जाएगा तो आपको पता है एग्ज़ाम में लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ बच्चे सोचते ये है कि भाई 30 मार्क्स का है, क्या है, कुछ नहीं है दोस्तों। इसको 30 मार्क्स ना समझो। आपको पता है प्रैक्टिकल में आप 50 में से 50 ले आओ, लेकिन ये जो है ना 30 मार्क्स इसी के नंबर रहेंगे और इसी के बेस पे आप पास भी कहलाओगे। क्योंकि मैंने भी इतने सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ, 15 साल से मैं ऐसे ही काम नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं सही बात आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जो कम मार्क्स के होते हैं उसी में पास होना बच्चों के लिए सर का दर्द हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्वेश्चन की संख्या भी कम रहेगी और क्वेश्चन भी कम पूछे जाएंगे और इसके मार्क्स भी कम होते हैं, तो आपको एज इट इज़ ही देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है तभी तो मैं लाइन टू लाइन आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इसमें क्या है। ठीक है, इसी आशा के साथ कि आप वीडियो भी देखोगे, लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे और अपने दोस्तों से इसको बताओगे भी, जो आसपास आपके दोस्त होंगे जो NIS पे पढ़ते होंगे। देखिए, इस इंडिया में कहीं भी आप चले जाओ वहाँ पर NIS के बच्चे होते ही होते हैं, क्योंकि ये ऑल इंडिया एग्जामिनेशन होती है। तो आपके घर के आसपास भी कुछ बच्चे होंगे। अगर इतना भी नहीं है तो बता दो, एक बार उनको देखने का दिल है तो देखेंगे, समझने का दिल होगा समझेंगे, और नहीं है तो कहते हैं ना ज़बरदस्ती। तो कहते हैं ना, एक बात मैं सदैव जानता हूँ, तो घोड़े को जो है घास के पास ले जाया जा सकता है, ज़बरदस्ती कभी भी नहीं खिलाया जा सकता है। और आप तो 10वीं क्लास के बच्चे हो, आपको अच्छे और बुरे के तो समझ है ही है। ठीक है, तो इसलिए मुझे बोलने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं क्या कहना चाहता है। आगे जो इसमें कहा गया है कि राज रवि वर्मा जो थे पौराणिक विषय पर आधारित चित्र के लिए प्रसिद्ध हुए। देखिए, ये सारे इंडियन हो गए। मैंने पहले ही आपको कहा था कि जो पहले के समय में जो रूस, फ्रांस, जर्मनी के जो कलाकार हुआ करते थे वो अब बंद हो गए। अब जो था इंडियन कलाकारों ने अपना सरोकार उठा लिया, अपना भार जो है इंडियन कला को आगे बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध होने लग गए। उसके तेले रंग के चित्रों पर पश्चिमी कला का प्रभाव दिखाई देता था। दूसरी ओर नवेंद्रनाथ टैगोर ने अपनी चित्रकला में एक नई शैली का सृजन करना स्टार्ट कर दिया। नंदलाल घोष, विनोद बिहारी तथा कुछ अन्य ने उसकी नई कला का अनुसरण किया, जिससे नव जागृत एवं राष्ट्रीयता की भावना को प्रमुखता मिली। इस प्रकार 20वीं शताब्दी के पहले आधे भाग में कला के क्षेत्र में बंगाल स्कूल की उत्पत्ति हुई। देखिए, बंगाल स्कूल की जो उत्पत्ति हुई थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर के समय भी हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उन्हीं के जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी उनमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। विषय को चयन के लिए उन्होंने भारत को प्राचीन और पौराणिक कहानियों से प्रेरणा भी लेना स्टार्ट कर दिया। इस कलाकारों ने यथार्थ और पश्चात यथावाद को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यथार्थवाद जो पहले थी उसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया और भारतीय कला को
आदर्शवाद को प्राथमिकता दिया, यानी इन्होंने आदर्शवाद को आगे बढ़ाया। मैं कहता हूँ ना, कोई भी जो व्यक्ति होते हैं अच्छे के लिए हमारे लिए कर रहे होते हैं। आप भी अपने अच्छे के लिए पढ़ो और समझो, ये आधा घंटा ही पढ़ो लेकिन ध्यान से। जलमीन राय ने अपनी कला में लोक कला को अपनाया। रवींद्रनाथ टैगोर ने अपने चित्रकला में अभिव्यक्ति और अभिनंद को प्रस्तुत किया। इस कलाकारों ने भारतीय तथा चीनी शैली का अनुसरण करते हुए पारंपरिक पानी के रंगों तथा तकनीकी के साथ प्रयोग किया। उन्होंने अपने प्रयोगों में लघु चित्र, भित्ति चित्र तथा लोक कला में प्रेरणा ली। यानी हमारे देश के जो इशारे जो थे बहुत ही काफ़ी अच्छे कोशिश किया इन्होंने। बाद में अमृत शेरगिल तथा कुछ अन्य कलाकारों ने पार्श्व तथा भारतीय परंपराओं को अपना लिया। भारतीय आधुनिक कला के क्षेत्र में अमृत शेरगिल का योगदान अद्वितीय है। यानी अमृत शेरगिल जो थे काफ़ी इम्पोर्टेंट चित्रकार में से माने जाते हैं, जिन्होंने भारतीय कला को अपना लिया था। इस काल क्षेत्र में पहली महिला कलाकार होने का श्रेय अमृत शेरगिल को ही जाता है। यानी जो ये अमृत शेरगिल थी, उनको भारतीय कला का जो कि एक महिला थी, उन्होंने चित्रों का विशेष ध्यान दिया। दोस्तों, आप इस विषय के बारे में जो पढ़ रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहो तो आप अपने जीवन को इस शैली में भी ले जा सकते हो। आपको पता है कि इसमें कैरियर जो होती है बहुत, क्योंकि आजकल जो इतने भी लोग घर बनाते हैं उसमें डिज़ाइन बनवाना पसंद करते हैं। तो कितने लोग तो होते हैं कि टाइलों का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन नहीं, जो प्राकृतिक चीज़ों का बनाना होता है या कुछ भी होता है वो बात ही अपना अलग होता है। तो इसमें भी आप अपना भविष्य जो है उज्जवल बना सकते हो। जब अमृत शेरगिल जैसे महिला होने के पश्चात भी उन्होंने अपना जीवन को इसी में समर्पण कर दिया, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। और आपको तो बचपन से चित्र का ज्ञान होता ही होता है। समकालीन भारतीय कला के इतिहास में इन सभी कलाकारों ने विशिष्ट कलाकृति बनाई, उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान दिया। जैसे आपने देखा था अभी पिछले जितने भी आपको पढ़े होंगे चैप्टर, उसमें चित्रों की थोड़ा समझना थोड़ा बहुत ही विचित्र हुआ करता था, लेकिन जैसे ये इंडियन कलाकारों ने बनाना स्टार्ट किया, उनकी कलाओं को समझना सहज हो गई। जैसे आप देख रहे होंगे कि ये चित्र जो है हंस दमयंती का है, जो कि एक हंस को बहुत ही प्यार से देखने की कोशिश कर रही है। तो ये चित्र ही अपने आप में अद्वितीय है, ये बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे चित्र जो थे हमारे भारतीय कलाकार ही बना सकते थे। तभी तो मैं कहता हूँ कि हमारे भारतीयों के पास बहुत ही ज्ञान है, बहुत ही समृद्ध है। हमारे भारतीय जैसे कोई इस दुनिया में नहीं हो सकते। चलिए देखते हैं कि जो ये हमारा है हंस दमयंती में क्या कहने की कोशिश किया है। इसका शीर्षक भी वही है, हंस दमयंती माध्यम जो था कैनवास पर तेलीय रंग। देखिए, ये भी इंडियन भी तेलीय रंगों का प्रयोग करते थे। समय अवधि था 1899 में बनाई गई थी। कलाकार थे राजा रवि वर्मा जो थे इंडियन के थे। संकलन जो है नई दिल्ली स्थित आधुनिक काल का राष्ट्रीय संग्रहालय में अभी भी स्थित है, आप न्यू दिल्ली में जाके देख सकते हो। ठीक है, इसमें जो थी राजा रवि वर्मा भारत में प्रख्यात प्राप्त कलाकारों में से एक है। केरल के छोटे से गांव मिकलुमुरन में उनके जीवन का आरंभ हुआ, यानी केरल के रहने वाले थे। एक कलाकार के रूप में रवि वर्मा की कल्पना दृश्य भारतीय कला के इतिहास में एक क्रांतिकारी थी। रवि वर्मा भारतीय कला के क्षेत्र में यूरोपीय विचारधारा वाले कलाकारों के प्रतिनिधित्व के रूप में उस समय के लोकप्रिय और विशिष्ट कलाकार में से माना जाता है, क्योंकि इन्होंने यूरोपीय चीज़ों का भी उन पर काफ़ी प्रभाव थी। अपने पानी तथा तेलीय रंगों को पानी तकनीकों के लिए रवि वर्मा जो थे ने खूब विख्यात अर्जित किया। उन्होंने जो थी पानी और तेलीय रंगों का इन्होंने बहुत प्रयोग किया। भारतीय पौराणिक कथाओं को विस्तृत दृश्य पटल पर पौराणिक कहानियों को नायिका को चित्रित किया गया, और इन्होंने जो हमारी पौराणिक कथाएं होती है उन चीज़ों पर उन्होंने काफ़ी जोर दिया। पुरानी कथाओं में आपने पढ़ा ही होगा, जो मम्मी पापा आपको सुनाते हैं कहानी में, उन्होंने चित्रों को उसी को कहानी जो थी उसको चित्रों के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया था। रवि वर्मा जो थे उनकी जो कृतियाँ थी सामान्यतः श्रृंखला में पौराणिक नायिकाओं की ही प्रमुख थे, जो रवि वर्मा की कृतियों की विशेषता थी। यानी पुराने को जो कहानी होती थी उसको इन्होंने जो नायिका होते थे, नायक होते थे, उनको ही बनाया करते थे। रवि वर्मा के चित्रों में भारतीय देवी देवताओं के चित्र विभिन्न घरों और तीर्थ मंदिरों से भी विद्यमान थी। उनके ये चित्र मुद्रित चित्रों में है, कैलेंडरों में, पोस्टरों में तथा अन्य विख्यात कलाकार रंगीन शिला मुद्राओं पर अंकित है। चित्रों में भी है दुष्यंत, शकुंतलम, नल दंपति की कथाएं तथा महाभारत की महाकाव्य से ली गए विभिन्न प्रसंग रवि वर्मा की प्रकृति में विशेष स्थान रखती है। यानी महाभारत की जो थी नायिका उनका भी उन्होंने काफ़ी अच्छे बनाने की कोशिश किया था। अब हंस दंपति में क्या इसमें बताने की कोशिश किया था रवि वर्मा जी ने।
उन्होंने बताया था कि सबसे अधिक प्रसिद्ध कृतियों में से उनका एक है। इनमें 1899 में तेलीय रंगों को बनाया गया था और जब इसे मद्रास आजकल चेन्नई जो कहा जाता है, मद्रास जो पहले मद्रास नाम से जाना जाता था और आजकल जो चेन्नई के नाम से जाना जाता है, फाइट एंड आर्ट प्रदर्शन में पहली बार दिखाया गया तो एक सनसनी फैल गई, चारों तरफ एक बातें होने लग गई इनके पेंटिंग की। इस चित्र में रवि वर्मा की पश्चिमी तकनीक का सफल प्रयोग स्पष्ट दिखाई देता है। यूरोपीय शैली के चित्रों में जो सशक्त अभिव्यक्त होती है उनका आकर्षण ही रवि वर्मा की चित्र में रूढ़ भारतीय कला के विरोध स्वरूप को प्रदर्शित करता है। रवि वर्मा के द्वारा चित्रित सभी आकर्षक और सुडैल चित्रों में से दमयंती जो है सबसे प्रसिद्ध माना गया है। इसको जो है खूबसूरत और स्त्री के रूप में चित्रित किया गया था। चित्र में दमयंती लाल रंग की साड़ी पहने हुए है तथा वह अपने प्रेमी नल पर संदेश सुन रही है, जो संदेश सुना रहा है जिसका जो है प्रेमी है नल है। ये संदेश हंस के माध्यम से सुनी जा रही है। जो हंस है वो संदेश वाहक के रूप में है। हंस नल के बारे में बताता है कि दमयंती की प्रति उसके प्रेम का वखान करता है। दमयंती की मौन प्रेम भावना उसकी आंखों को चमक तथा गालों क्रांति से अभिव्यक्त हो रहा है। देखिए जो यहाँ पर जो है रवि वर्मा ने ये बात पूरा क्लियर कहने की कोशिश किया कि नायिका के द्वारा उन्होंने हर एक बात को सहज रूप में कहने की कोशिश किया है। उसका रूप कोमल, गरिमापूर्ण और सौंदर्य है जिसके कारण वह बहुत ही आकर्षक लग रही है। देखने में भी चित्र काफ़ी आकर्षक ही है। रवि वर्मा ने जो विषय चुना है उसी को अनुरूप दमयंती खड़ी आकृति और उसकी अभिव्यक्त भाव भंगित है। देखिए कोई भी जो पेंटर होता है ना उसका जो मेन विशेषता होती है ये होती है कि आप जो चित्र बना रहे हो वो उसके जैसा बन रहा है कि नहीं। अगर उसी विषय पे बना रहे हो, जिस विषय को आप चुने हो, तो उसी विषय पे आपका चित्रकला भी होनी चाहिए, तभी जो है किसी भी पेंटर का भाव जो है पेश होती है। कला के प्रभाव में आकर रवि वर्मा ने इस चित्र में तैलीय रंगों का प्रयोग भी किया था। रंगों के मिश्रण की कला की इस तकनीक में रवि वर्मा ने अपनी सहजता को परिचय दिया कि भाई वो भी कभी किसी से कम नहीं है। रवि वर्मा के पारंपरिक भारतीय कला और समकालीन तजबूर विचारधाराओं तथा पश्चिमी शास्त्रीय यथावाद के बीच एक कड़ी का प्रदान करता है। यानी देखिए ये जो था आधुनिक और यथावाद की वो कड़ी का काम कर रहे हैं, दोनों का इन्होंने सम्मिश्रित करके ये चित्रों का बखान किया। रवि वर्मा भारत के केवल एक महान कलाकार ही नहीं, वह एक देशभक्त भी थे। राज्य रवि वर्मा का देशवासन 2 अक्टूबर यानी उनकी जो मृत्यु हो गई थी 2 अक्टूबर 1906 में हो गई थी। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आप चित्र देख रहे होंगे, ये चित्र जो है ब्रह्मचार्य राजी का है जिसमें कुछ जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं और आपस में जो है बात विचार करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखिए देखते हैं इसमें क्या कहना चाहता है जो पेंटर, इसमें क्या भावना उन्होंने व्यक्त किया है। जो ब्रह्मचारी है देख रहे होंगे कि ब्रह्मचारी इसका शीर्षक भी वही है। माध्यम जो है कैनवास पर तेलीय रंग का प्रयोग किया गया है। माध्यम जो है 1938 में बनाई गई थी। कलाकार जो अमृत शेरगिल थे। कलंकला नई दिल्ली स्थित आधुनिक काल का राष्ट्रीय संग्रहालय में आज भी ये स्थित है। इसकी जो है 20वीं शताब्दी में भारत में समकालीन कला क्षेत्र में अमृत शेरगिल की उपस्थिति एक महान घटना मानी जाती है। देखिए अमृत शेरगिल जो थे, जो एक तरह से कह सकते हो कि औरत थी, फिर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। उनके पिता का नाम सरदार उमरबल सिंह शेरगिल था तथा माँ हैंगरी की नागरिक लेडी एंजोइन थे, यानी देखो हैंगरी के रहने वाले थे। अमृता ने अपने जीवन के आरंभिक वर्ष यूरोप में गुजारा। देखिए ये यूरोपवासी भी थे। ठीक है, पेरिस में उच्च स्तरीय कला को सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त की। उत्तर प्रभाववादी कलाकारों में बहुत प्रसिद्ध थी उस समय। उन कलाकारों में मेदिग्लियानी के नाम बहुत ही आम रखी जाती है। गैलरी जो शामिल थे वो 1921 में भारत आई। देखिए 1921 में भारत आई, वह अजंता के विभिन्न चित्रों के कंगड़ के उपयुक्त लघु चित्रों के बहुत प्रभावित हुई तथा उनसे प्रेरणा प्राप्त किया और पात्रों के चेहरे पर जो भाव प्रदर्शित किए हुए अमृत के अपने निजी का प्रयोग था। अमृता की कलाकृति आसपास केवल प्रतिरूप ही नहीं, उन कृतियों में उनका सूक्ष्म दर्शन झलकता है और उसके प्रस्तुतिकरण में रंगों, आकार और भावनाओं का भी संपूर्ण सृजन को दिखाई दिया गया है। दक्षिण भारत में दौड़ से उन्होंने बड़ी प्रेरणा प्राप्त की, जिसके फलस्वरूप उन्होंने दुल्हन का श्रृंगार भी नामक चित्र भी बनाया जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई उस समय में। इसी प्रकार ब्रह्मचारी जो था, बाजार जाते हुए दक्षिण भारतीय ग्रामीण भी उन्होंने नामक चित्र भी उन्होंने काफ़ी अच्छा उनका था। ठीक है, तो उसके बाद जो अमृत शेरगिल ने दी ब्रह्मचारी जो बनाई थी उन्होंने को 1938 में बनाया था। यह चित्र अमृता की पारंपरिक दक्षिण भारत में अभी भी प्रचलित हिंदू प्रथाओं तथा विश्वास आस्थाओं को समझ कर एक सुंदर उदाहरण है, यानी आज भी वो उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। इस चित्र में 5 पुरुष आकृति में दिखाए गए हैं। अमृता ने एक आश्रम में कुछ ब्रह्मचारी विद्यार्थियों को देखा है। उन्होंने उन ब्रह्मचारी विद्यार्थियों की सहज को देखकर अपने चित्रों में चित्रित करने की कोशिश किया है, जिसके
पीछे उन ब्रह्मचारी विद्यार्थियों की हिंदू आस्थाओं पर पुण्य विश्वास प्राप्त किया गया है। तो ये चित्र में काफ़ी इंपॉर्टेंट बात दिखाई दे रही है कि यहाँ पर जो ब्रह्मचारी विद्यार्थी बैठे हुए हैं और उन्होंने इस बात को देखा और इसी बात को उन्होंने क्या किया, अपने चित्रों में प्रदर्शन करने की कोशिश किया। इस चित्र को समतल जो था, समतल धरातल पर सीधे खड़े रूप में चित्रित किया गया। शरीर के विभिन्न रंगों को काफ़ी महत्व दिया गया। गहरे लाल रंग की पृष्ठभूमि, सफ़ेद धोती, हरा और भूरा तथा तसल अग्रभाग उस संपूर्ण संयोजन की प्रसन्नता में कोई बाध्यपन उत्पन्न नहीं करता। यानी उनके जो चित्र थे काफ़ी इंपॉर्टेंट देखा गया है। धोतियों के सफ़ेद रंगों से विविधता और इजाफी रंग विभिन्न थी, ठीक है, परंतु इनकी विभिन्नता इतनी सूक्ष्म है कि एकरूपता को एहसास कराता है। चित्र के मध्यम भाग में जो श्वेततब आकृति है उसके चारों ओर काले और भूरे रंग के शरीर है। गहरी लाल पृष्ठभूमि को बड़ी सावधानी से बनाया गया है। 7 वर्ष के अंदर बनाए गए अपने चित्रों के कारण अमृता को याद किया जाता है। देखिए, इन्होंने सिर्फ 7 वर्ष ही अपना चित्रकला में ध्यान दिया और इसी वजह से इनको काफ़ी जो है समृद्धि मिल गई है। काफ़ी लोगों ने इनको जानने की कोशिश किया, लेकिन जिस मनोयोग से अमृता ने अपनी प्रतिभा, रंग और ब्रश का प्रयोग किया वो प्रशंसनीय है। पश्चिम में अपने प्रशिक्षण एवं पूर्व विचारों की सहजता ने उन्होंने बहुत ही लोकप्रिय बना दिया। कला के विषय के प्रति उनकी ईमानदारी तथा रंगों के प्रयोग ने अमृता के चित्रों की सशक्त बना दिया। अधिकांश चित्र उनके देश प्रेम तथा मुख्य रूप से देश से निवासी की जीवन शैली को प्रदर्शन करता है। अपने समकालीन चित्रकारों में अमृता सबसे युवा चित्रकारी में से भी माने जाते हैं। उनका जीवन भी बहुत अल्पकालीन रहा, यानी वो काफ़ी कम समय तक ही हमारे जो है इस धरती पे रही, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, देखते हैं अगला चित्र जो है क्या कहता है। अगला चित्र जो है हमारा दी अस्टियम चित्र जो थी एक इसमें गुण रहस्य बताई गई थी और इसको आप देखोगे तो इतना इजीली समझना आपके लिए मुश्किल थोड़ा पड़ेगा, लेकिन जब इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें जो पेंटर है वो क्या व्यक्त करने की कोशिश किया है। चलिए देखते हैं इसमें जो पेंटर है वो उन्होंने क्या कहने की कोशिश किया है। जो दी अस्टियम है वो अस्टियम है, ये जो है आपको पता है इसका शीर्षक भी यही नाम है। माध्यम जो था कागज पर पानी के रंग से बनाया गया था। समयावधि जो था 1920 में था। आकार जो थी 12.5 इंटू 9.5 इंच बनाई गई थी। कलाकार जो थे गगनेंद्र नाथ टैगोर थे। थोड़ा सा याद रखना नाम, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है और इनका चित्र के बारे में पूछा जाता है। संकलन जो है रविन्द्र भारतीय सोसाइटी जलस्कोर कोलकाता में आज भी ये चित्र स्थित है। कहते हैं कि गंगोर टैगोर का जन्म, जो गगनेंद्रनाथ टैगोर थे, उनका जन्म 1869 ईस्वी में कोलकाता में यानी 1867 में कोलकाता में टैगोर परिवार में हुआ था। अपने जो है समकालीन भारतीय चित्रकलाओं के मध्य उनका एक आगामी स्थान था। 1910 से 1921 के दौरान टैगोर के प्रमुख कृतियों में हिमालय पर्वत श्रृंखला का चित्र कलाक्रम में चैत्य जीवन कथा और भारतीय जीवन को दर्शाने में उनके बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। कहते हैं कि एक तरफ उन्होंने अपने भाई अवेंद्रनाथ की कला का समर्थन किया तो दूसरी ओर यूरोप से धनवादी विचारधाराओं की ओर अपने रुझान को भी प्रदर्शित किया। बाद में अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी एक स्पष्ट शैली बना ली तथा अपनी छाप को धनवाद को विकसित कर दिया। देखिए, ये धनवाद की तरफ मुड़ गए थे। उसके अनुसार धनवाद का मूल्य उद्देश्य अभिव्यक्त और गुणे ज्योतिषीय आकारों के माध्यम से व्यक्त करना था। काफ़ी लंबे प्रयोग के बाद उन्होंने अपनी तकनीकी विकसित की। गगनेंद्रनाथ ने समस्त ज्योतिषीय छायाकार में रंगों द्वारा अक्षित करके रहस्यमय बनाया। यानी उनके जो चित्र, मैंने पहले ही कहा था कि रहस्यवादी चित्र में से एक चित्र था उनका, वो निश्चित ही सुंदर संयोजन एवं विश्लेषण था। अपने कला चित्रों में उसके हल्के रंग तथा छाया के माध्यम से ज्योतिषीय आकार तथा सरल आकारों का आकार देना आरंभ कर दिया। उन्होंने कभी भी पश्चिमी कला शैली का अनुसरण नहीं किया। वह अपने समय के एक महान कला में से माने जाते, यानी काफ़ी वो महान अपने समय में थे। कहते हैं उनके कार्टून भी बहुत चर्चित थी, वो कार्टून भी बनाया करते थे। अपने व्यंग्य चित्रों के माध्यम से उसने कलकत्ता के विभिन्न दृश्यों को दिखाया और कलाकृतवासियों को मनोरंजन और विनोद जीवन को भी चित्रित किया। पश्चिमी संस्कृति और प्रभावी बंगालों पर किए गए व्यंग्यों के लिए उनके व्यंग्य चित्र बहुचित्रित हुआ, यानी काफ़ी वो बंगाल के चित्रों पर काफ़ी व्यंग्य भी करते थे। गगनेंद्रनाथ टैगोर के चित्रों में एक चित्र दी अस्टियम असाधारण कला कृति है, जो उनकी आकृति पर धनवाद का प्रभाव का नमूना। देखिए, मैंने पहले कहा था ना, जो आपको चित्र जो दिख रहा है वो धनवाद कला के विशेष रूपों में से माना गया है। ठीक है,
कला के क्षेत्र में धन्यवाद एक शैली है जिसमें वर्णित वस्तुओं को ज्योतिषीय आकार को संयोजन कर प्रस्तुत किया गया जाता है। उन्होंने अपने चित्रों में यही शैली अपनाई। एक धन्यवाद कलाकार की भांति इन ज्योतिषीय आकारों से ही अपनी कृति बनाई उन्होंने, और इस चित्र में रंगों के माध्यम से प्रकाश और छाया के अपूर्व सृजन के प्रयोग से ही काफ़ी प्रभावित हुआ। जो गंगेंद्र नाथ ने अपनी प्रारंभिक कृतियों में बहुत से रंगों का प्रयोग किया, परंतु इन चित्र में विभिन्न छाया और रंगों का प्रयोग किया गया। तथापि ये कलाकृति अमृत है, यद्यपि चित्रों के समझना आसान है। उस समय के किसी भी कलाकार ने इस पश्चिम अवधारणा प्रयोग नहीं किया, लेकिन उस समय के किसी ने भी प्रयोग धन्यवाद कलाकार नहीं किया, लेकिन इन्होंने किया। गंगेंद्र नाथ टैगोर को आज भी एक ऐसे कलाकार के रूप में जाना जाता है जिन्होंने कई प्रयोग किए। 1938 में उनका देहांत हुआ और उसके चित्रों का व्यंग चित्रों के द्वारा ही अभी भी जिंदा सभी जनमानस में अभी भी है। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा है, इसमें जो है आधुनिकता के साथ हमें कुछ धन्यवाद कला की विशेषताओं के बारे में भी नॉलेज मिली है, ठीक है। और इसके जो राइटर थे वो आधुनिक काल में जो भारतीयों को प्रभावित किए और भारतीय जो कलाकार थे उन्होंने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और कला को एक नई रूप रंग देने की कोशिश किया। देखिए पहले जो था यूरोपीय, ठीक है, दूसरे देशों में बनाए जाते थे, लेकिन जब भारतीय कला जो कलाकार थे उनको ये बस बारे में पता लगा तो उन्होंने हर एक गुण को सीखने की कोशिश किया और उन्होंने अपने रंगों में उतारने की कोशिश किया। तो यही इसका जो होता है मेन जो है इसका कंक्लूजन निकलेगा, सारांश होगा, ठीक है। इसमें कहा गया है और भी कि आधुनिक भारतीय कला देश के इतिहास तथा सामाजिक परिस्थितियों के संबंधित है। कलाकारों ने इस परिस्थिति में अपनी शैली का विकास भी किया। ब्रिटिश राजा के पतन के बाद विभिन्न विचारधाराओं पर विकास हुआ। कंपनी विचारधाराओं के अंतर्गत ब्रिटिश युग में विभिन्न कलाकृति देखने को मिली। भारतीय कलाकारों ने अपने चित्रों को यूरोपीय तकनीकों का भी प्रयोग किया। देखिए इनका प्रभाव जो था यूरोपीय देशों का भी काफ़ी था। चित्रकार राजा रवि वर्मा ने भारतीय विषयों को पुनः क्रियाशील करने के लिए प्रयास भी किए और उन्होंने पश्चिम शैली का अनुसरण किया। बाद में शांति निकेतन में बंगाल के विचार मंच की स्थापना हुई जो कला के विकास का केंद्र भी बन गया। आज देखिए जो यहाँ पर शांति निकेतन जो है वो बंगाल का विचार मंच की स्थापना हुआ जो कला के विकास के लिए उन्होंने स्थापना भी किया गया। भारतीय कला को एक नई दिशा देने के उद्देश्य को विभिन्न पृष्ठभूमि के कलाकार एकत्र हुए और उन कलाकारों ने ये तो पश्चिमी शैली का अनुसरण किया या फिर युवा तकनीकों का भी प्रयोग किया, परंतु ये सब आगे अपनी निजी शैलियों को प्रक्षेपित करने में सफल हुए। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, अपना निजी जीवन को भी उन्होंने इसमें उभारने की कोशिश किया। जो इसमें जो थे अवधेंद्रनाथ टैगोर थे तथा उनके अनुयायियों का योगदान बड़े पैमानों पर देखने को मिला। भारतीय कला के इतिहास में नंदलाल घोष, जैमिनी राय, डीपी राय चौधरी तथा अन्य कुछ कलाकारों ने अपनी कला की छाप छोड़ी, ठीक है। इन्होंने काफ़ी अपना छाप छोड़ा। बंगाल परंपराओं में समकालीन कला में गति देखने को आरंभिक योगदान दिया। अंततः अमृत शेरगिल इस युग में सर्वोत्तम कलाकार थी। देखिए इसमें जो था इस काल में हम देखेंगे तो अमृता शेरगिल काफ़ी विख्यात कलाकारों में से एक मानी जाती है। यद्यपि वह किसी विशेष भारतीय विचारधारा से संबंधित नहीं थी, फिर भी उन्होंने 7 वर्ष के छोटे से समय काल में उन्होंने जो असाधारण चित्र बनाया उसके लिए उनको माना जाएगा और जाना जाएगा क्योंकि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा सिलेबस था, ठीक है। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आधा वीडियो नहीं देखिए, पूरा देखिए, इससे आपको समझ में आएगा और हो सके तो आप शांति में देखिए जो आपको काफ़ी समझ में आएगा। आधा घंटा ही पढ़िए लेकिन समझ के लिए पढ़िए, तभी आपको कामयाबी मिलेगी, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, तभी आपको कामयाबी छुएगी, तभी आपको कहा जाएगा कि 100% आपको पास होने की गारंटी रहेगी। क्योंकि आप बार बार नहीं देखोगे, बार बार नहीं समझने की कोशिश करोगे, जो भी आपको डाउट है वो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप इसको अपने दोस्तों जो आसपास एनालिसिस में पढ़ रहे हैं उनसे भी वीडियो शेयर कीजिए, जो वो आगे अपने दोस्तों को बताएं और वो क्या करें इसके बारे में जानें। क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, मैं चाहता हूँ कि मेरे देश के जो हैं बच्चे वो काफ़ी भविष्य उनके उज्जवल हो और काफ़ी उनके जो माता पिता हैं वो उनको मन में कभी भी दुख ना हो, ठीक है। और इसी आशा के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ कि आप शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके दोस्तों, बाय।